हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ग्रो। मेरा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था 7QC टूल्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आइए आज वन बाय वन डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हिस्टोग्राम को। हिस्टोग्राम 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स का ही एक टूल है। आइए स्टडी स्टार्ट करते हैं। हिस्टोग्राम 7QC tools are the basic statistical tools used for problem solving। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। एक ब्रीफ लेते हैं कि 7QC tools कौन से होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फ्लो चार्ट, चेक शीट, हिस्टोग्राम, परेटो चार्ट, कंट्रोल चार्ट एंड स्कैटर डायग्राम। हम लोग बात करते हैं आज हिस्टोग्राम की। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे हिस्टोग्राम क्या होता है, इसको कब यूज करते हैं, की कंसेप्ट ऑफ हिस्टोग्राम्स, स्टेप टू फॉलो द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम्स एंड एक केस स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे और टाइप ऑफ हिस्टोग्राम्स। तो व्हाट इज ए हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम एक सिंपल बार चार्ट ही है जो कि किसी भी प्रोसेस से मिले हुए डाटा को, उसकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि किसी प्रोसेस में हमको जो डाटा मिलता है उस डाटा की फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम यूज में किया जाता है। हिस्टोग्राम एक एसपीसी टेक्निक है, उसमें केवल एक पैरामीटर को यूज करके एक हिस्टोग्राम बनाया जाता है और जो पैरामीटर होता है वो वेरिएबल टाइप होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि टाइम के साथ साथ उस पैरामीटर का वेरिएबल होना जरूरी है। यानी कि टेम्परेचर, डायमेंशन, वेट, प्रेशर, इस तरह के जो डाटा होते हैं उन पर हम लोग हिस्टोग्राम बना सकते हैं और एक हिस्टोग्राम बनाने के लिए केवल एक ही पैरामीटर यूज होता है। हिस्टोग्राम का यूज कब करते हैं? टू स्टडी द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल टाइप न्यूमेरिकल डाटा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्लियर है कि जो न्यूमेरिकल डाटा होता है और जो वेरिएबल टाइप न्यूमेरिकल डाटा है उसी का हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टडी कर सकते हैं हिस्टोग्राम में। टू चेक द वेरिएशन ऑफ डाटा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो डाटा है वो अपने आप को टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है उसकी स्टडी हिस्टोग्राम के थ्रू की जा सकती है। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेदर द प्रोसेस इज कैपेबल टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट और नॉट। यानी कि हम लोग जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसकी स्टडी के लिए भी हिस्टोग्राम यूज में किया जाता है। टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्रोसेस ऑन डिफरेंट टाइम्स ऑफ, यानी कि जो हमारा प्रोसेस कैपेबल है वो स्टेबल है या नहीं, इसकी स्टडी के लिए भी हिस्टोग्राम यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी यानी कि हम लोग ने मॉर्निंग शिफ्ट में जो प्रोडक्ट बनाया है जिस प्रोसेस के थ्रू, वो इवनिंग शिफ्ट में भी प्रोसेस उसी प्रोसेस के थ्रू वही प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, या पहले दिन जो प्रोडक्ट बनाया है जिस प्रोसेस के थ्रू वो दूसरे दिन भी उसी प्रोसेस के थ्रू वैसा ही प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसकी स्टडी के लिए भी हम लोग हिस्टोग्राम यूज में ले सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द आउटपुट ऑफ 2 और मोर सेम प्रोसेस ऑन डिफरेंट मशीन, यानी कि अगर हमारी 2 अलग अलग मशीनों पे सेम प्रोसेस किसी प्रोडक्ट पे हो रहा है तो उस प्रोसेस का आउटपुट मेजर करने के लिए भी हम लोग हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हिस्टोग्राम का यूज डिफरेंट टाइप से किया जा सकता है। अब समझते हैं की कंसेप्ट ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का की कंसेप्ट क्या है? इट समराइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इन बार फॉर्म और सिंगल शीट, यानी कि हमारे पास जो बहुत बड़ा डाटा होता है उसको हम लोग सिंगल शीट में बार फॉर्म में इसके स्टडी कर सकते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन का। इट्स सिमिलर टू द बार ग्राफ बट देयर आर नो गैप्स बिटवीन बार्स इन हिस्टोग्राम, यानी कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में मेन अंतर यही है कि बार ग्राफ में जो बार्स होती है उनके बीच में गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में किसी भी बार के बीच में गैप नहीं होता है। सारी जो बार है वो आपस में एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। और एरिया ऑफ ईच बार इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो एरिया है बार का वो उस डाटा की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो डाटा अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है। एंड डाटा ऑलवेज हैव ए वेरिएशन, डाटा जो भी होगा उसमें वेरिएशन होगा और वेरिएशन एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है विच कैन बी एनालाइज्ड बाय ग्राफ, यानी कि इसमें जो डाटा होगा वेरिएबल डाटा होगा, उस वेरिएबल डाटा का जो वेरिएशन होगा उसको ग्राफ के थ्रू हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने अभी प्रोसेस कैपेबिलिटी और प्रोसेस स्टेबिलिटी की बात किया। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी शॉर्ट टर्म स्टडी होती है, यानी कि केवल एक टाइम पे हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाया उससे हम लोग प्रोसेस की कैपेबिलिटी को जान सकते हैं। लेकिन अगर हमको प्रोसेस की स्टेबिलिटी जाननी होगी तो उस हिस्टोग्राम को अपने को अलग अलग टाइम जोन पर बनाना पड़ेगा, यानी कि सुबह, शाम को, या 1 दिन बाद, या 10 दिन बाद, या 15 दिन बाद, यानी कि वो लॉन्ग टर्म स्टडी का पार्ट हो गया। तो लॉन्ग टर्म स्टडी से हमको पता चलता है कि हमारा प्रोसेस स्टेबल है या नहीं, और शॉर्ट टर्म स्टडी से हमको पता चलता है कि हमारा प्रोसेस कैपेबल है या नहीं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि हम लोग हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्शन कैसे करें, हिस्टोग्राम को आखिर एक्चुअल में बनाते कैसे हैं।
तो इसके लिए बहुत ही सिंपल 7 स्टेप्स हैं। तो पहले स्टेप में आता है हमारा डाटा कलेक्शन, यानी कि हमको कुछ भी प्रोसेस है डाटा को कलेक्ट करना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए मिनिमम 30 डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम लोग जितना ज्यादा डाटा लेंगे उतना हमारा हिस्टोग्राम एक्यूरेट बनेगा और हमको प्रोसेस की नॉलेज और प्रोसेस को समझने में आसानी रहेगी। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर हम लोगों को मिनिमम 100 या 150 डाटा, 100 और 150 डाटा हमको लेना चाहिए। सेकंड स्टेप में हम लोग रेंज फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड आउट द रेंज वी हैव टू रीडिंग्स, मिनिमम एंड माइनस एंड मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो रीडिंग है, सबसे ज्यादा वाला रीडिंग है, उसको मिनिमम रीडिंग, सबसे कम रीडिंग में से हम लोग उसको माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा रेंज कहलाएगा। इसके बाद तीसरा स्टेप होगा फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स, यानी कि हमको कितने इंटरवल के लिए, कितने इंटरवल उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए। तो इंटरवल का एक थंब रूल बोलता है, अगर हमारे पास 100 या उससे कम रीडिंग है तो हम लोग 7 से या 10 इंटरवल काउंट करेंगे, या 101 से 200 रीडिंग से तो हम लोग 7 to 15 तक का इंटरवल ले सकते हैं, और 200 और उससे प्लस अगर हमारे पास डाटा है तो हमको 13 से 20 तक का इंटरवल ले सकते हैं। अब जब हमारे पास इसका क्लास इंटरवल आ गया है तो हम लोगों को अब विड्थ ऑफ इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल डिफाइन करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल की विड्थ को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो रेंज आएगा, हमारा डाटा का जो रेंज आया स्टेप 2 से, उसमें हम नंबर ऑफ क्लास इंटरवल यानी कि स्टेप 2 का आउटपुट को हम लोग डिवाइड करेंगे स्टेप 3 के आउटपुट से, तो हम लोगों का यहाँ पर विड्थ आ जाएगा। विड्थ आने के बाद स्टेप 5 में हम लोग फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाएंगे कि फ्रीक्वेंसी अपने आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। उसके बाद 6th स्टेप पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, और 7th स्टेप पे हम लोग उसको एनालाइज करेंगे ग्राफ के पैटर्न को, ताकि हम लोग किसी रिजल्ट पर पहुंच सकें कि ग्राफ का रिजल्ट क्या है और प्रोसेस का बिहेवियर क्या है। केस स्टडी से समझते हैं। केस स्टडी में सबसे पहला स्टेप है हमारा डाटा कलेक्शन। यहाँ पर आप एक एग्जांपल लेते हैं कि जो किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की टीम है, उस टीम ने अपनी मशीनों के टेम्परेचर का स्टडी किया, और टेम्परेचर का स्टडी करने के बाद वो डिफरेंट मशीन की डिफरेंट लोकेशन पर एक टेम्परेचर को लेकर आया, और उसने एक एक्सेल शीट में एक चार्ट बना दिया। अब दोस्तों इस चार्ट को हम लोग अगर डायरेक्ट देख रहे हैं तो हमारे को कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा है कि इस चार्ट का हम लोग क्या करें, तो इस चार्ट को हम लोग हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको एनालाइज करने का कोशिश करते हैं कि ये चार्ट आखिर कह क्या रहा है। तो इस चार्ट कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसका रेंज निकालते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 190 टेम्परेचर का 199 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम वैल्यू 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोगों ने इसका रेंज निकाला तो रेंज आया 147 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टेप टीम में थर्ड स्टेप में हम लिखते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 147 के अप्रोक्स आ रहा है, तो 147 से हम लोग इसको 7 से 15 के बीच में 7 to 15 का हमारा रेंज रहेगा। क्लास इंटरवल हम लोग इसको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 10 लेते हैं, यानी कि हम लोग अपना मानते हैं कि यहाँ पर क्लास इंटरवल हम लोग 10 ले रहे हैं। अब स्टेप 4 में आता है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल की जो रेंज है उसको डिवाइड करना है अपने को क्लास इंटरवल से। तो 147 डिवाइड बाई 10 14.7 इक्वल टू 15, यानी कि हम लोगों का भी विड्थ आ गया है 15, यानी कि हम लोगों का जो डाटा होगा वो 15-15 के अंतराल पर होगा। तो इस डाटा के हिसाब से हम लोग स्टेप 5 में फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाते हैं। अभी एक साइड हम लगते हैं टेम्परेचर है, दूसरी साइड फ्रीक्वेंसी, यानी कि 51 से लेकर 65, 66 से लेकर 80, 81 से लेकर 19, ये हमारा 15 के क्लास इंटरवल में रेंज हुआ। अब 51 टेम्परेचर से लेकर 65 टेम्परेचर अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है? 4 बार, यानी कि फ्रीक्वेंसी है उसकी 4। सेम 66 से 80 के बीच में मेरा रीडिंग आ रहा है 10, 96 और 1110 के बीच में आ रहा है 39, 141 155 टेम्परेचर के बीच में 53 रीडिंग आ रहा है। इस तरह से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का एक टेबल ड्रा किया। अब फ्रीक्वेंसी का टेबल ड्रा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका हिस्टोग्राम को हम लोग हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का एक हिस्टोग्राम आता है। तो दोस्तों मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि ये जो हम लोग प्रोसेस करते हैं कि एक्सेल से डाटा निकालकर उस हिस्टोग्राम बनाना, उस पर आप ज्यादा मेहनत मत कीजिए। वो हम लोगों को ऑनलाइन एक्सेल शीट आसानी से मिल जाती है, उसमें आप अपने डाटा डालिए, आपके सामने हिस्टोग्राम आ जाएगा। हमको ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाना है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है इस हिस्टोग्राम को समझने में। तो अभी आप यहाँ पे देखते हैं कि जो मेरा डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो बार ग्राफ दिख रहा है, यानी हिस्टोग्राम जो दिख रहा है उसकी बार्स जो दिख रही हैं, उसमें जो मेरा सारा डाटा है वो सेंटर की तरफ आता है, यानी कि डाटा अपने आप को सेंटरिंग करने का ट्राई कर रहा है। यानी कि अगर मैं सेंटर में कोई लाइन खींचता हूँ, यानी कि 63 वाले कॉलम्स को हम लोग देखते हैं, बार को हम लोग देखते हैं, तो उसके दोनों तरफ लगभग रीडिंग्स बराबर ही है, यानी कि इस हिस्टोग्राम के सेंटर के लेफ्ट साइड और राइट साइड में रीडिंग्स लगभग बराबर आ रही है, और डाटा अपने आप को सेंटरिंग करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये जो एक कर्व बन रहा है, ये इस तरह से कर्व बन रहा है जो कि आपको दिख रहा है, ये एक बेल शेप का कर्व बन रहा है, यानी कि डाटा यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सेंटर लाइन के दोनों तरफ। तो दोस्तों अभी एक आपको ये तो आइडिया आ गया है
कि हिस्टोग्राम दिखता कैसा है, और हिस्टोग्राम से हम लोग, इस वाले हिस्टोग्राम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि डाटा अपने आप को सेंटर की तरफ कोशिश कर रहा है, यानी कि हमारा प्रोसेस स्टेबल है। जो हमारा टेम्परेचर रेंज चल रहा है शॉप फ्लोर पे मशीन का, वो अभी सही दिशा में वो स्टेबल है, उससे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की टीम अगले 3 और 4 महीने बाद फिर से सेम मशीन पर जाती है और डाटा को कलेक्ट करती है। डाटा कलेक्ट करने के बाद अब जब वो 3 या 4 महीने बाद एक हिस्टोग्राम बनाती है, तो वो हिस्टोग्राम है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इजीली देख सकते हैं कि जो डाटा है वो एक तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, यानी कि जो टेम्परेचर की जो अपर लिमिट है, सारे डाटा उसकी तरफ शिफ्ट होने जा रही है। तो हम लोग पहले वाले ग्राफ और इस ग्राफ से ये पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट वाले जो ग्राफ था उसमें हमारा डाटा सेंटर की तरफ आ रहा है, यानी हमारा स्टेबल है, लेकिन इस वाले ग्राफ में हमारा डाटा अपर लिमिट की तरफ जा रहा है, अपर लिमिट की तरफ जा रहा है, यानी कि मशीनों का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की टीम को यहाँ पर डिसीजन लेने में बहुत आसानी रहेगी कि भाई 3 से 4 महीने के बाद गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं और मेरा मशीनों का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मुझे मशीनों में कूलर लगाना है, एयर कंडीशनर लगाना है, या क्या एक्शन लेना है, किस तरह से मैं हीट को कंट्रोल कर सकूं। तो हिस्टोग्राम से हम लोगों को इससे पता चलता है कि 3 महीने पहले जो मेरी मशीनें नॉर्मल टेम्परेचर में चल रही थी, 3 महीने बाद मेरी मशीनों में टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इससे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की टीम को अपना कुछ भी डिसीजन लेने में, उस टेम्परेचर हाई टेम्परेचर को कंट्रोल करने में काफी आसानी और सुविधा हो जाती है। तो देखा आपने फ्रेंड्स कि किस तरह से हिस्टोग्राम, एक सिंपल एग्जाम्पल से हमको पता चलता है कि हिस्टोग्राम कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से हम लोग विद इन 5 मिनट्स की किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। अभी हम लोग जो स्टडी किया है, ग्राफ स्टडी किया है, उसके टाइप्स के ग्राफ पढ़ते हैं कि हिस्टोग्राम कितने टाइप का हो सकता है। सबसे पहले आता है नॉर्मल और बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब ये एक बेल शेप में जो ग्राफ होता है वो बेल शेप में होता है, यानी कि एक घंटे की आकार में होता है अगर इसका कर्व, तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल शेप कहलाता है। इससे हमको पता चलता है प्रोसेस स्टेबल है, यानी कि हमारे प्रोसेस को इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, तो हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन 100% रहेगा। तो दूसरा ग्राफ आता है स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ग्राफ अपने आप को एक तरफ, एक लिमिट की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश करता है, यानी कि लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। अभी यहाँ पर राइट और पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन और लेफ्ट और नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, या राइट और लेफ्ट। तो इसमें पता चलता है कि डाटा अपने आप को एक या तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट की तरफ अपने आप को डाटा लेकर जाता है, यानी कि प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ हम लोगों को इंटरवेंशन करने की जरूरत है, वो प्रोसेस स्टेबल नहीं है। तीसरा आता है दोस्तों डबल पीक और बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। डबल पीक और बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें एक साथ 2 पीक आते हैं, और ये ऐसा ग्राफ तब मिलता है जब हम लोगों को 2 प्रोसेस को एक ही ग्राफ पर प्लॉट करने का कोशिश करते हैं, यानी कि 2 अलग अलग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस हैं, उन दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों ने कंबाइन करके एक ही डाटा सेट पर प्लॉट करने का कोशिश किया है। एग्जाम्पल के हम देखते हैं कि किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 2 शिफ्ट का जो प्रोडक्शन को अगर हम लोग एक ही ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो जनरली बाई मॉडल और डबल पीक डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हम लोगों को मिलता है। इसमें पता चलता है कि पहली शिफ्ट में इस तरह का बिहेवियर था प्रोसेस का, और दूसरी शिफ्ट में प्रोसेस का बिहेवियर इस टाइप का हुआ है। इसके बाद आता है प्लेटलू टाइप या मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेटलू टाइप या मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन तब मिलता है जब हम लोग बहुत सारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को कंबाइंड करके हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 1 से अधिक, 2 से अधिक, 3 से अधिक प्रोसेस को एक साथ हम लोगों ने जब एक डाटा सेंटर पे प्लॉट किया तो प्लेटलू डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। प्लेटलू डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि इसमें जो पीक्स होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, इस कारण सारी प्रोसेस को एक ही ग्राफ पे लेकर हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट होता है एज पीक डिस्ट्रीब्यूशन। एज पीक डिस्ट्रीब्यूशन ये वैसे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो लास्ट वाला जो हम लोगों का डाटा होता है वो एक पीक को पकड़ता है, यानी कि जो लास्ट रीडिंग्स होती है, लास्ट ग्रुप ऑफ रीडिंग्स होता है वो हाई चला जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम लोग जो डाटा लेने में जब डाटा कलेक्ट किया है, डाटा कलेक्ट करते समय हम लोगों को डाटा का लंप्ड टुगेदर, डाटा को एक साथ कलेक्ट करके कुछ यहाँ पर गलती हो गई है, जिसकी वजह से ये एक एज पीक डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। द एज पीक डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स लाइक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन except that it has a larger peak at one tail. Usually this is caused by faulty construction of the histogram, यानी कि हम लोगों ने जो डाटा लिया है वो लम्प्ड टुगेदर इनटू एक ग्रुप में लिया गया है, जिससे कि यहाँ पर एक पीक दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हिस्टोग्राम होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डबल पीक क्या होता है, प्लेटलू क्या होता है, एच पीक क्या होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो काम आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम लोगों को अपनी प्रोसेस को स्टेबल है या नहीं ये पता करने के लिए
एक हिस्टोग्राम बनाते हैं, और अगर वो हिस्टोग्राम वेल शेप में या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेस स्टेबल है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने हिस्टोग्राम को काफी अच्छी तरह से समझ लिया है कि हिस्टोग्राम होता क्या है, बनता कैसे है, और इसको हम लोग किस तरह से स्टडी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप भी कोई इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, तो इसके डाटा लेकर एक हिस्टोग्राम बनाने का ट्राई कीजिए। और मैं फिर से कहूंगा कि हिस्टोग्राम बनाने में आप ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, उसको स्टडी करने में ज्यादा टाइम लगाइए, उससे कंक्लूजन निकालने में ज्यादा टाइम लगाइए, ताकि हम लोग पता कर सके कि हमारा प्रोसेस का बिहेवियर क्या है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियोस के बारे में आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल सके। अभी हम लोग अगला वीडियो भी 7QC टूल्स का किसी एक टूल को लेकर बनाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए टेक ग्रो पर मेरे साथ। सौरभ जैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।